दोस्तों, फाइनली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट संसद में पेश कर दिया है और अब हम देखेंगे बजट की कुछ हाइलाइट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट पहले हम देख लेते हैं कुछ शब्दावलियों को। बजट शब्द का विकास फ्रेंच भाषा के बुजेट से हुआ है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। बजट का अर्थ है चमड़े का थैला, मीन्स लेदर बैग। भारत में बजट की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? वायसराय कैनिंग को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत कौन सा बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है? हमारे संविधान में है वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द, ठीक है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार का बजट पेश होता है। और केंद्र सरकार का बजट राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित तिथि राष्ट्रपति ने बता दिया इस तारीख को होगा। जैसे आज 1 फरवरी है तो 1 फरवरी को, और उनकी अनुमति के बिना बजट पेश नहीं होता। बजट कहाँ पेश होता है? हमेशा लोकसभा में। 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा बजट पेश किया गया था। और 1950 में गणतंत्र भारत में 1950 में जॉन मथाई ने पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। अभी तक सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम है मोरारजी देसाई, जिन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है। फरवरी 1992 में पहली बार सामान्य बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था। यानी कि जो जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी जो बजट में स्पीच दे रही थी, वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था दूरदर्शन पर। ऐसा पहली बार 1992 में हुआ था। बजट को समझना है तो पहले इन शब्दावलियों को समझना पड़ेगा जो आपके आगे आएंगी, जैसे ही आप बजट खोल के देखेंगे। तो उसमें पहली क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? साल भर का जो लेखा जोखा कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना पैसा गया, उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। इसमें पूरा खर्चा दिखाया जाता है। सालाना वित्तीय लेखा जोखा सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने वाली प्राप्तियां और खर्चों का वितरण। इन्हें 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? कंटिजेंसी फंड, जिससे कि आपातकालीन फंड भी बोलते हैं। सभी प्रकार के आपातकालीन ज़रूरतों को यहाँ पर इस फंड से पूरा किया जाता है। मान लो कि अभी जैसे मान लो एक बार 2014 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, ऐसा कुछ भी दुर्घटना हो जाए प्राकृतिक, अब प्राकृतिक दुर्घटनाएं बोल के तो आती नहीं है, तो इस टाइम पे रेस्क्यू करने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए। तो अगर ऐसे पैसे चाहिए तो कंटिजेंसी फंड से आपातकालीन तुरंत पैसे निकाल लिए जाते हैं। अगला है कंसोलिडेटेड फंड। इसे भारत सरकार की जीवन रेखा कहते हैं। इसके द्वारा दिए जाने वाले लोन से हासिल होने वाली रकम का जोड़ सभी राज्यों के खर्च इसी से पूरे होते हैं। यानी इसी पे सभी राज्यों को इसी से खर्चा मिलता है कि ये खर्च करना है। जो भी पब्लिक अकाउंट, जब बात इस फंड की आती तो ये एक बैंकर जैसा ये कि जिसमें सिर्फ अपने पब्लिक का पैसा रखा है, ठीक है। अगला है बजट में राजस्व प्राप्तियां। खर्चों को राजस्व अकाउंट में अलग अलग मेंटेन करना पड़ता है। सरकार की सारी कमाई, जिसे कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? राजस्व बजट में इनकम भी होगी और एक्सपेंडिचर दोनों होंगे। सब्सिडी, ब्याज भुगतान जैसे सभी कर जो बिक्री या संपदा निर्माण से नहीं आते, उन्हें राजस्व खाते में शामिल किया जाता है। पूंजी बजट प्राप्तियां। कैपिटल अकाउंट बिक्री या हिस्सेदारी के लिए केवल सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्सेदारी बेचने पर। संपदा निर्माण कैसे? जैसे बगल के देश, मान लो किसी को हमने जैसे भूटान को कर्ज दिया, तो उससे जो कर्ज का इनकम आएगी, जो ब्याज आएगा वो। अगला है कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर आप और हम अपनी आय और संपत्ति पर सरकार को प्रत्यक्ष तौर पर जो चुकाते हैं, जैसे कि आयकर, FBT जिसे बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT। फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं? जैसे किसी कंपनी में 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको मिलने वाली सुविधाएं, उन्हें जो भी सुविधाएं मिलती हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। और ये एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, यानी कि जिन्होंने नियुक्त किया है सारे कर्मचारियों को, उन्हें। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शेयर बाज़ार में जो हम लेन देन करते हैं या हमें जो भी प्रॉफिट होता है जितने पैसे का, उस पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगला है कस्टम ड्यूटी, यानी कि सीमा शुल्क। विदेश से आने वाले किसी भी खरीदारी पर कुछ
शुल्क देना पड़ता है, उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। इससे क्या फ़ायदा होता है, विदेश से कोई चीज़ आई तो कस्टम ड्यूटी के लग जाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे जो घरेलू उत्पाद हैं उनकी रक्षा हो जाती है और सरकार को पैसा मिलता है टैक्स से। अगला है केंद्रीय उत्पाद यानी कि एक्साइज ड्यूटी। हमारे देश में कोई कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, उस पे जो सरकार को देती है टैक्स, उसे बोलते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला है सेवा कर। हम सब देते हैं सेवा कर, जैसे बाजार, सैलून, जो भी सेवाएं हम लेते हैं, जैसे मोबाइल है, जो भी सेवाएं हम दिन भर में इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं सेवा, उस पे देने वाला कर सेवा कर। और जीएसटी के बारे में आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। निश्चित रूप से केवल यह कारण सरकार की आमदनी नहीं होती, सरकार कई और तरीक़ों से भी राजस्व हासिल करती है। गैर कर राजस्व राज्य सरकारों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक उद्यमों पर कार्य कर सरकार को ब्याज मिलता है। इसके अलावा सरकार की सार्वजनिक उद्यमों से डिवेंचर और मुनाफे के तौर पर भी रकम मिलती है। कई तरह के सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने के एवज में भी सरकार की कमाई होती है, उसमें से रेलवे एकमात्र लघु। अगला, आज जो भाषण हुआ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया, उसकी कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं अब। जैसे उन्होंने भाषण में कहा है कि हाईवे को एक्सटेंड करेंगे, कितने 25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करेंगे, इसमें 60,000 करोड़ का खर्चा आएगा। नल से जल स्कीम चलाएंगे, भारत में 5 नदियों की लिंकिंग करेंगे, 5 रिवर लिंक होंगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी। रमण जी ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम, 75 डिजिटल बैंकों को 75 ज़िलों में खोला जाएगा। सरचार्ज को 12% से घटा के 7% कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगेगा। आने वाले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी कितनी चल रही हैं? 2। उज्ज्वला योजना के द्वारा और 1 करोड़ लाभार्थियों को सिलेंडर बांटे जाएंगे। सरकार अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लाएगी। ठीक है फ्रेंड्स,